एक शॉर्ट ब्रेक लिया था हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया था। पोटेंशियल डिफरेंस अपनी मेन हेडिंग थी और धीरे धीरे कहानी को हमें ले जाना है बैटरी की तरफ। बट अभी ये हेडिंग नहीं डालेंगे, हेडिंग डालेंगे एनालॉगी। रीज़न बीइंग आप बैटरी के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाओ। थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप बैटरी के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। आपके मोबाइल में बैटरी होती है, बैटरी वाला रिक्शा होता है, बहुत कुछ होता है जो बैटरी से चलता है। तो बैटरी का बेसिक काम क्या है? बैटरी में चार्जिंग होती है जब, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्जिंग जब हो रही होती है बैटरी में, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रही होती है। और फिर जब हम उस बैटरी से अप्लाइंसेस को, लाइक मोबाइल को या बैटरी वाला जो रिक्शा है उसको चलाते हैं, तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। वो आ कहाँ से रही होती है? वो बैटरी से आ रही होती है। और बैटरी ने स्टोर कब की होती है? जब वो चार्ज हो रही होती है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी आती ही होंगी, बट यहाँ हमें पहले एनालॉगी समझनी होगी ताकि बैटरी के अंदर की मैकेनिज़्म बेहतर प्रकार से हम समझ पाएँ। एनालॉगी किसके और किसके बीच में, ये आप अभी थोड़ी देर में समझ पाएंगे। बैटरी के रिगार्डिंग हम बात थोड़ी देर में करेंगे। अभी एनालॉगी आपने आई होप हेडिंग डाली होगी, हम उसको ही समझ लेते हैं। एनालॉगी यहाँ पर है, जो बैटरी की मैकेनिज़्म है वो, और जो जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसके बीच में। देखिए कहानी क्या है कि ये एक प्लेट है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये एक प्लेट है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। ना मानो तो यहाँ कोई प्लेट नहीं है, यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है। तो आप जब इधर से इधर को लाओगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस चार्ज में नहीं कहा जा रहा है तो पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा, रिपल्शन आएगा। और इसी रिपल्सन की वजह से या उसी के अगेंस्ट आपको एक फोर्स लगा करके इस चार्ज को पॉजिटिव की तरफ लाना होगा। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक बात है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा सोचें, जैसे कि मान लो हम इस चार्ज को पॉजिटिव की तरफ लाए नहीं, पॉजिटिव प्लेट के बाजू में यहाँ कहीं रिलीज़ करते हैं, तो ये जो प्लस है यहाँ पे रिलीज़ किए गए चार्ज को रिपेल करेगा और ये चार्ज नेगेटिव को जाके हिट करेगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। इन शॉर्ट आपको समझ में आया कि पॉजिटिव की तरफ जाने पर हमें वर्क करना पड़ता है और नेगेटिव की तरफ आने पर हमें वर्क करना नहीं होता है। जो हम वर्क किए होते हैं वो स्टोर हो गया होता है कहीं ना कहीं, और वो अल्टीमेटली हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रियलाइज़ होता है। इस कहानी को आप यहाँ पर दोबारा से देख रहे हैं। बस अंतर क्या है कि इस डायग्राम को हमने यहाँ पे कर लिया है कॉपी और 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। देखिए ऐसे, ठीक। तो जो अगर हमने ऐसे कर दिया तो ये आपका पॉजिटिव प्लेट ऊपर आ गया है और नेगेटिव प्लेट ये वाला नीचे आ गया है। अब यहाँ पर एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करिए। यहाँ पर हो ये रहा है कि ऊपर की तरफ अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इस वाले चार्ज पर रिपल्शन आएगा, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब इस बॉडी को हाइट पर ले जाने पर हमें यहाँ वर्क करना पड़ेगा। जबकि ये अगर लो एल्टीट्यूड पे आएगी, नीचे को आएगी, तो ये प्लस रिपल करेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगी। नीचे लाने पे हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमको तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो ऊपर जाने में वर्क करना पड़ेगा, नीचे आने में काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यही कहानी यहाँ भी है। यहाँ क्या है स्टोरी कि एक ब्लॉक है 1 kg का मान लो, और आपको एक 100 मीटर की चलो कोई मीनार है वहाँ रखना है इसको। तो क्या करेंगे आप? कुछ वर्क करेंगे। वो वर्क जब आप करेंगे तब इस ब्लॉक को हाइट पर ले जा पाएंगे और यहाँ रख पाएंगे। तो हाई एल्टीट्यूड पर चीज़ों को पहुँचाने के लिए आपको एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जो सीढ़ी चढ़ते हैं आप, तो आपको थकान महसूस होती है क्योंकि आप वर्क कर रहे होते हैं, और सीढ़ी उतरते टाइम
आपको वर्क नहीं करना पड़ता है, इनफैक्ट वर्क करना पड़ता है उल्टा, कहीं आप नीचे गिर ना पड़े। एक्चुअली नीचे जब चीज़ें आती हैं ना तो अपने आप आ जाती हैं, ग्रेविटी उसे खींच लेती है। बस अंतर ये है भाई, जो यहाँ है वही यहाँ है। तो एनालॉगी हो रही है यहाँ पर, इधर इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपको अगर हाई वर्ड लग रहा है तो हाई प्रोफाइल वर्ड ना बोलिए, आप बोल लीजिए सिंपल ग्रेविटी। तो यहाँ है ग्रेविटी और यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी। स्टोरी वही है, ऊपर जाने में वर्क करना पड़ेगा, नीचे चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। ये स्टोरी आपको समझ में आई? तो यही स्टोरी यहाँ भी है, ये भी हमारे घरों में मोस्ट कॉमन है। हम लोग अपने घरों की छत में पानी की टंकी रखते हैं, देखो रखी हुई है, उसमें पानी हम पहुंचाते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हम बाई स्टेयर्स बाल्टी बाल्टी पानी ले जाएं और इस पानी की टंकी में हम वो पानी डाल दें, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ नीचे एक मोटर लगा लेते हैं। मोटर वर्ड ये आया, पहली बार आया ना, यही मोटर से तो अभी थोड़ी देर में आएगा एक वर्ड दैट विल बी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को शॉर्ट में ईएमएफ कहेंगे। पैनिक मत होइए, आप अभी सिर्फ समझते रहिए। नोट ये जो एडिशनल चीज़ें मैं बता रहा हूँ नहीं करना है, नोट वही करना है जो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ। तो आप नोट करो क्या कि देखो ये ऊपर को जा रहा है बॉडी, ऊपर को जा रहा है वाटर, अपने आप नहीं जा रहा है। मोटर एनर्जी स्पेंड कर रही है, उस एनर्जी की वजह से पानी हाइट पे आता है और फिर इसके बाद नीचे उसको कोई लाता थोड़ी ना है। आप यहाँ पर क्या करते हो, टोटी खोल देते हो, टोटी खोल देते हो, पानी अपने आप आपको मिलने लग जाता है। आप यहाँ नहा लीजिए, हाथ धुल लीजिए, पानी नीचे स्वतः अपने आप आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन होती है नीचे आते वक्त, और ऊपर जाते टाइम पे वर्क करना पड़ता है। ये स्टोरी आपको समझ में आई? यही एनालॉगी मैं समझाना चाह रहा था कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ ग्रेविटी प्लेइंग सेम रूल। एंड इनफैक्ट किसी भी प्रकार की फील्ड हो, आपको एक डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा तो दूसरी डायरेक्शन में वर्क करना नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इस स्टोरी को थोड़ा और एडवांस करेंगे और सर्किट बनाएंगे। सर्किट बनाने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे वही डायग्राम जो यहाँ आप बनाए थे ना, दोबारा मैं बनाया हूँ। यहाँ पे क्या है कि देखो इसके ऊपर पानी गिर रहा है, ये नहाए ले रहा है, ये यहाँ हाथ अपने धुले ले रहा है, पानी बेकार हो रहा है। जल ही जीवन है, पानी को बेकार नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस टोटी को ना खोलिए, आप टोटी को बंद रखें दीजिए और एक और पाइप लाइए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। वही देखो मैंने यहाँ किया है। तो इससे क्या होगा कि ये पानी मोटर ऊपर खींचेगी और ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, अब फिर पाइप के थ्रू वापस मोटर में आया, मोटर फिर ऊपर भेज देगी। तो मोटर बार बार पानी को ऊपर भेज रही है, ग्रेविटी बार बार नीचे आ रही है, नीचे ला रही है पानी को। तो पानी ऊपर जा रहा है, पानी नीचे आ रहा है, पानी का ऐसे एक कंटिन्यूअस फ्लो बन जाएगा। ऐसे पानी का फ्लो होता ही रहेगा अगर आपने इस प्रकार का सिस्टम डिज़ाइन किया। तो जो कंटिन्यूअस फ्लो हो जाए, एक पानी को क्लोज्ड पाथ मिल जाए, पानी को छोड़िए चार्ज को या किसी भी चीज़ को एक क्लोज्ड पाथ मिल जाए, तो फिर कहेंगे यहाँ पे सर्किट प्रिपेयर हो गया है। आई होप आपको सर्किट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि सर्किट क्या है। एक क्लोज्ड पाथ है जहाँ थिंग्स, जो चीज़ें हैं वो फ्लो कर सकती हैं। वो पानी भी हो सकता है, पानी का सर्किट हो गया ये। लेकिन अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लो नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो ये चार्ज वाला सर्किट हो गया। तो सर्किट में क्या फ्लो करेगा, उससे सर्किट का टाइप डिसाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करें, क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न तो वही है, तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, पानी नहीं फ्लो करेगा। एनालॉगी से आपने पकड़ लिया कि भाई बात वही है, पानी या चार्ज अपने आप नीचे आएगा, मोटर उसको ऊपर भेजेगी, फिर वो अपने आप नीचे आएगा, कुल मिला के उसको एक क्लोज पाथ मिल जाएगा। तो पानी को ऊपर ले जाने का काम वहाँ देखो कौन कर रहा था, मोटर कर रहा था। यहाँ चार्ज को ऊपर ले जाने का काम मोटर लाइक कोई अरेंजमेंट है, उसको ही बैटरी कहा जाता है। आई होप अब आपको बैटरी के रिगार्डिंग फील आई होगी। बैटरी इज समथिंग जो चार्ज को ऊपर ले जाती है, चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है, चार्ज को माइनस से प्लस पे ले जाती है। भाई माइनस से प्लस पे चार्ज अपने आप थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि जो प्लस है ये तो चार्ज को रिपल करता है। आप यहाँ बैटरी नहीं समझ पा रहे तो एक कोई आदमी बिठाल दो, है ना,
ये वही वाली बात होगी कि मोटर आपने नहीं लगाई पानी की टंकी जो ऊपर छत में लगी है, उसमें पानी भरने के लिए मोटर ना लगाए आप बाल्टी बाल्टी पानी स्टेयर्स के थ्रू ऊपर ले जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सर्किट अभी भी बनेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन ले ली कि यहाँ पे कोई आदमी बिठा दो, उससे बोलो कि बेटा करना ये है कि जब यहाँ पे चार्ज आए या यहाँ पे चार्ज हो उसको आप यहाँ पर पहुँचा देना। माइनस से प्लस चार्ज अपने आप नहीं जाएगा, प्लस चूँकि रिपल करता है तो चार्ज उधर जाने से मना करेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती पहुंचा देना। और एक बार चार्ज जो अगर यहाँ पहुंच गया तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही माना जाएगा, फिर चिंता ना करना, फिर प्लस से माइनस वो अपने आप आ जाएगा, प्लस से माइनस आएगा अपने आप और काइनेटिक एनर्जी हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो माइनस से प्लस जाते टाइम हम जो वर्क करते हैं वो वर्क हम नहीं करते हैं, कोई एक एलिमेंट होता है सर्किट का वो करता है, वही एलिमेंट बैटरी है। तो अब बैटरी के बारे में थोड़ी और फील आई होगी कि बैटरी इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सर्किट जो चार्ज को माइनस से प्लस की तरफ ले जाती है, चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा देती है। चार्ज इधर अपने आप नहीं जा सकता, उधर वो ज़बरदस्ती पहुंचा देती है, फिर चार्ज का फ्लो मेंटेन बना रह जाता है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी अभी और आएगा समझ में। पहले जितना समझे हैं उसमें नोट कर लें, देखें क्या क्या आपको समझना है। कि बैटरी हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, वही जो मैंने अभी बताया। क्या कि बैटरी इज़ दैट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन करती क्या है बैटरी? बैटरी डज सम वर्क, लिखा है यहाँ पे, आपको भी नोट करना है। बैटरी डज सम वर्क ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड अप्लायंसेस के अक्रॉस। यहाँ पर बैटरी देखो क्या कर रही है, चार्ज को उधर की तरफ ले जा रही है। तो जब चार्ज इधर आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है ना, यहाँ पे चार्ज यहाँ से उठा और यहाँ पे आया तो यहाँ पे चार्ज की कमी हो गई, मान सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। यहाँ का मतलब पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, यहाँ का पोटेंशियल कम हो गया। तो अब इस अप्लायंस में ऊपर के साइड पॉजिटिव हाई पोटेंशियल हो गया, नीचे के साइड लो पोटेंशियल हो गया। मतलब इस अप्लायंस के अक्रॉस ड्यू टू दैट वर्क प्लस माइनस क्रिएट हुए और वही प्लस माइनस अप्लायंस के अक्रॉस आए, उसके अक्रॉस भी प्लस माइनस हुए और करंट फ्लो कर गई, चार्ज फ्लो कर गया। तो अब एक बार फिर रीड करो, देखें समझ आ रहा है कि नहीं। बैटरी डज सम वर्क ड्यू टू दैट पोटेंशियल, दो बार लिख गया है, पोटेंशियल नहीं है कि बार लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड अक्रॉस अप्लायंसेस एंड चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक, अब यहाँ पर और सर्किट बनाए गए हैं जिससे ये समझ आएगा कि इतनी अच्छी ड्राइंग अगर आपकी नहीं है कि आप बैटरी के लिए एक बक्सा एक बॉक्स बनाओ और दुनिया भर का तामझाम, तो आप सर्किट सिंबल यूज़ करो। ये जो बैटरी आप बनाए हो ये नेक्स्ट टाइम ना बनाना, आप इसकी जगह ऐसा डिज़ाइन कर देना, ये बैटरी का ही सिंबल है, सर्किट सिंबल है। आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो बार बार, बट बोरिंग होगा तो आप ऐसा बना लो। इसी बैटरी की जगह पे जब आप ये बनाओगे तो यहाँ पे हमें बैटरी में जो दो डंडी बनानी है, दो लाइन बनानी है, छोटा बड़ा रखना है, एक को बड़ा एक को छोटा। बड़ा जो लाइन है ये बैटरी के प्लस को बताता है और छोटा वाला जो लाइन है बैटरी के माइनस को बताता है। बैटरी के अंदर यहाँ पे अगर हम कोई एक व्यक्ति या पर्सन माने तो उसकी ड्यूटी है चार्ज को छोटी वाली डंडी से बड़ी वाली डंडी की तरफ ले जाना है। अपने आप तो ये जाएगा नहीं, आपको ले जाना है एक्सटर्नल वर्क करके। इसीलिए ये आगे कंपटीशन में कई बार पूछा भी जाता है कि बैटरी बताओ यहाँ कितना वर्क करेगी। बैटरी वर्क करती है, वही वर्क जो होता है कि वजह से चार्ज हाई पोटेंसी पे आ जाता है, फिर लो पोटेंसी पे तो अपने आप ही आ जाएगा वो। ठीक, अब ये सर्किट आपको जो समझ में आया तो इसी को कॉपी कर लो। ठीक, और इसको कॉपी करके हम रोटेट कर देंगे तो वो सर्किट बन जाएगा जो मोस्टली हमें किताबों में दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे ये सर्किट मैंने जो बनाया है, क्या किया, इसी को कॉपी किया है, इसी को कॉपी किया और बना दिया। यहाँ पे ये बड़ी डंडी है, छोटी डंडी है, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है। चार्ज बैटरी के अंदर माइनस से प्लस में आएगा, बैटरी इसके लिए कुछ वर्क करेगी और फिर जब चार्ज इधर आएगा तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही मानेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस मानेंगे। तो इधर वायर के अंदर प्लस से माइनस चार्ज तो अपने आप ही फ्लो कर जाएगा।
बैटरी के अंदर चार्ज का फ्लो माइनस से प्लस होगा, जिसके लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा। वायर के अंदर जो चार्ज का फ्लो होगा प्लस से माइनस होगा, उसके लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही फ्लो कर जाएगा। और इनफैक्ट जब आपका ये चार्ज राइट एंड पे पहुंचेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी बिल्ड हो चुकी होगी। अब एक्चुअली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कोई और कारण से अगर ना हो पाए तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, बट फिलहाल तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि इस पाइप के थ्रू अगर चार्ज पास हुआ तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, माइनस की तरफ आपका चार्ज एक्सिलरेट होते हुए जाएगा और काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी, बिकॉज माइनस क्या है ना, चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये बैटरी मैंने बनाया, इसके दो टर्मिनल बनाए ए एंड बी, ये बी प्लस है, ए माइनस है। बड़ी डंडी हाई पोटेंशियल होता है, छोटी डंडी लो पोटेंशियल होता है। अब कहे हैं कि 10 जूल का वर्क किया गया है 2 कूलम को चार्ज को ए से बी तक लाने में। ए से बी तक चार्ज को लाने में बैटरी ने कितना 10 जूल का वर्क किया है। तो बताओ क्या, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना पोटेंशियल जनरेट किया, तो वी पूछे हैं। भाई आपको कंसेप्ट अगर समझ में आया तो समझ में आएगा, ले दे के फॉर्मूला हर कहानी में एक ही लग रहा है, या तो v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू कह लो या w बराबर क्यू वी कह लो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आए तभी रियलाइज़ होगा कि फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, कंसेप्ट यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो w बाई क्यू में w दिए हैं, ये दिए हैं आपका 10 जूल, यहाँ रख लो, और q ये दिए हैं 2, तो 5 वोल्ट का डिफरेंस पोटेंशियल में बिल्ड हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, वर्क डन बाय द बैटरी। और जो ये पोटेंशियल आएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके साथ पोलैरिटी बताना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब आप चार्ज को ए से बी की तरफ ले जाओगे तो वर्क जो करोगे, तो वर्क करने से हाई पोटेंसी की तरफ चार्ज चला जाता है, तो बी पर प्लस मार्क करेंगे, ए पर माइनस करेंगे, तो ये मार्क दी पोलैरिटी ये भी हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कितना हुआ, 5 वोल्ट का हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और पोलैरिटी इधर प्लस इधर माइनस। अब हम आगे देखें, आगे कुछ नहीं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी के बारे में बताए हैं, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ड्यू टू द वर्क डन बाय द बैटरी। अभी जो ऊपर वाला डायग्राम है इसी को कॉपी कर लो, समझ में आ जाएगा। मैंने इसको कॉपी किया और इसको अब हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और बताओ, यहाँ पे बैटरी ने वर्क किया कितना, 10 जूल का, है ना। कितना चार्ज लाने के लिए, 2 कूलम का चार्ज लाने के लिए, सब बातें ठीक है, लेकिन ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना डेवलप हुआ था, 5 वोल्ट। तो यही 5 वोल्ट क्या है, ये है ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बाय द बैटरी, किस वजह से, ड्यू टू द वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कह लो, चाहिए कह लो वर्क डन बाय समवन विच इज़ एज्यूम टू बी प्रेजेंट इनसाइड द बैटरी, या फिर केमिस्ट्री की भाषा में अगर चलें तो फिर न जाने क्या क्या होता है, वो क्या कहते हैं, नर्स्ट इक्वेशन, नहीं ये शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। वो केमिस्ट्री की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि कोई असली में बैटरी के अंदर आदमी नहीं बैठा होता जो चार्ज को ए से बी ले जा रहा हो, केमिकल प्रेजेंट होते हैं, और वो केमिकल ऐसा कुछ करते हैं, माहौल बनाते हैं कि ये चार्ज ए से बी ज़बरदस्ती जो काम आदमी से होना था वो केमिकल के थ्रू हो जाता है। अब ये पार्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग उससे केमिस्ट्री का टच यहाँ आने लगेगा, और पता नहीं आपको कितनी आती है कितनी नहीं आती है। दरअसल हम ही को नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं कि बैटरी 5 वोल्ट की हम बनाए, पोलैरिटी वगैरह मार्क हैं, और हम इसे बी लिखे हैं और इसे ए लिखे हैं, मतलब बैटरी के टर्मिनल मार्क किए और जो वायर है उसके टर्मिनल सी एंड डी लिख दिए। बी और सी एक ही बात है, चाहे दोनों को बी लिख लो चाहे दोनों को सी लिख लो। कुल मिलाकर के बी एंड सी लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल्स हैं, एंड हैं, ये हाई पोटेंसी पर होंगे, और डी और ए ये राइट साइड वाले एंड हैं, ये माइनस यानी कि लो पोटेंसी पे होंगे। पूछा क्या, ये तो देखो, इन विच डायरेक्शन चार्ज विल फ्लो थ्रू दी वायर, वायर के थ्रू चार्ज किधर को फ्लो करेगा। वायर में प्लस माइनस एक बार मार्क कर लो, ये प्लस ये माइनस, ठीक। कैसे पता चला, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ होगा, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा।
तो वायर के अंदर कोई बैटरी थोड़ी ना है जो चार्ज का फ्लो अपोजिट हो जाए। चार्ज यहाँ पर जब तक नहीं बताया जा रहा पॉजिटिव चार्ज मान के चलो वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, बाकी बाद में पता चलेगा कि यहाँ नेगेटिव होता है, उससे चीज़ें बदलेंगी नहीं। आप अभी एज्यूम करो कि पूछा ऐसा गया है इन विच डायरेक्शन इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द वायर विल फ्लो। तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप तो माइनस की तरफ ही जाएगा क्योंकि माइनस उसे अट्रैक्ट कर रहा है और प्लस उसे रिपल कर रहा है, तो डबल डबल फोर्स लगेंगे राइट साइड को और बटाक से चार्ज आपका ना सी से निकल कर डी पे पहुंच जाएगा। तो वायर में चार्ज का फ्लो क्लियर हुआ। इसका आंसर आया इन विच डायरेक्शन चार्ज विल फ्लो थ्रू दी वायर, आंसर इज सी टू डी ना। इसके बाद देखो ये पूछे हैं इन दिस फ्लो इज दिस फ्लो, क्या ये फ्लो न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज एट प्लेट ए को। मतलब कहने का कि शुरुआत में जब बैटरी ने कुछ किया ही नहीं था तो कहीं कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे मतलब ए पर मान लो 2 कूलम था और -2 कूलम था, कुल मिला के ए पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन हम मान सकते हैं कि ए पे +2 भी था और -2 भी था। बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने ये किया कि इस +2 को ए से पिक किया और बी पे ड्रॉप कर दिया, बी पे कह लो और चाहे फिर उसे सी पे कह लो, और फिर ये आपका जो है डी की तरफ तो अपने आप ही पहुंच गया। काहे, क्योंकि सी और डी के बीच में डी का पोटेंशियल कम है, माइनस साइड पर चार्ज अपने आप पहुंच जाएगा। अब डी वाला ये चार्ज ए पर तो आ जाएगा अपने आप ही, रीज़न बीइंग कि इनमें बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो चाहे डी कह लो चाहे ए कह लो, डी और ए में तो कोई अंतर नहीं है। तो ए से ये शुरुआत में ए पर 0 चार्ज था, माना जा सकता है +2 और -2 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है इधर। +2 बैटरी ने उठाया बी पर पहुंचाया, ये बैटरी का काम खत्म हुआ। बी को कह लो चाहे सी को कह लो एक ही बात है। अब सी से डी तक ये बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो, मतलब अपने आप होने वाले फ्लो की वजह से पहुंच गया। अब जो ये डी पे आया या ए पे आया, क्या इस -2 से वापस रिकम्बाइन हो जाएगा, ये पूछा है क्वेश्चन। अब शायद समझ में भी आएगा। इज दिस फ्लो, ये जो +2 का फ्लो था, चार्ज जो -2 ए पर आप मान रहे हो, क्या उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, घूम करके आएगा। तो जवाब है हाँ भी और जवाब है ना भी। पहली बात तो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक बात है, लेकिन यहाँ जो आदमी बैठा है वो ऐसा वाला नहीं है कि थोड़ी देर काम करे और फिर वो भूल जाए ना। ये अगर चार्ज एक चक्कर लगाया -2 के साथ कंबाइन हुआ, वापस ये +2 यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल है या जो व्यक्ति बैठा है वो क्या करेगा, फिर से इसी +2 को खींच ले जाएगा और बी पे पिक कर देगा और फिर वो सी से डी अपने आप पहुंचेगा, फिर ए पे आएगा, फिर ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। लेकिन बैटरी के अंदर बैठा आदमी फिर से इसको बी तक पहुंचा देगा, बाकी अपने आप फ्लो कर जाएगा। तो ये बैटरी के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है वो कोई ऐसा नहीं है कि एक राउंड वर्क किया और फिर छोड़ दिया, वो वर्क करता ही रहेगा कंटिन्यूअस। इसको कहते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब कह सकते हो कंटिन्यूअस फिलहाल के तौर पे। इसीलिए लेटर ऑन हम लोग बैटरी की पावर भी निकालेंगे। पावर का मतलब क्या है, जब कोई वर्क कर रहा हो और लगातार करते ही जा रहा हो तो फिर हमें वर्क के साथ साथ ये भी जानना पड़ता है कि किस रेट से ये वर्क हो रहा है, ताकि इन फ्यूचर हम गिवन टाइम में कितना वर्क होगा निकाल सकें। ये अब थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो रहा है। कुल मिला के इस प्रश्न का आंसर लिखो आप कि इन दिस फ्लो न्यूट्रलाइज चार्ज ऑन प्लेट है। आपको आंसर लिखना है नो, बिकॉज फ्लो इज स्टेडी। स्टेडी फ्लो होने की वजह से जो भी चार्ज ए पर पहुंचेगा न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो फिर वापस बी पर पहुंच जाएगा और न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। आगे तीसरा पार्ट देखो, इफ 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन देन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेंड। अगर ये 2 कूलम का चार्ज ए से बी पहुंच जाए तो कितना काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। ये पूरा क्वेश्चन हम लिखना भूल गए हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो गेन है वो बैटरी के अंदर थोड़े ना होगा, बैटरी के अंदर तो बैटरी वर्क करेगी, लेकिन जो 2 कूलम का चार्ज सी से डी पहुंचेगा तब काइनेटिक एनर्जी वायर में गेन होगी। तो वही पूछे हैं कि 2 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन, आगे लिखना चाहिए, क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो, इन वायर, यहाँ पे लिखना है इन वायर, देन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन।
तो इसमें आपको सोचना ये है कि भाई ओवरऑल एनर्जी तो उतनी ही है, घुमा फिरा के एनर्जी की शक्ल बदल रही है। पहले बैटरी के अंदर बैठे आदमी ने एनर्जी दी तो चार्ज ए से बी तक पहुंचा, फिर वही एनर्जी सी से डी आपकी चार्ज आई तो काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी गेन हो जाएगी, जितना बैटरी ने वर्क करा होगा। जो आप चाहो तो फार्मूला लगा लो काइनेटिक एनर्जी या वर्क के लिए, Q इंटू वी। क्यू कितना है 2 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी ने कितना मेंटेन किया हुआ है 5 वोल्ट का, तो 5 ये हो गया आपका 10 जूल का। ठीक, तो आप यहाँ पे एक और चीज़ सोचे होंगे कि अगर यहाँ अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है जो चार्ज को लगातार ए से बी पुल कर रहा है, अपना काम ना करे, तो फिर यहाँ पर बैटरी का ये जो 5 वोल्ट का ईएमएफ है ना, सट्ट से 0 हो जाएगा। ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल विल मेंटेन एज लॉन्ग एज चार्ज का फ्लो स्टेडी है। जब तक ये चार्ज फ्लो होता रहेगा तब तक यहाँ का माइनस घूम के जो प्लस आएगा उससे न्यूट्रलाइज नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में मेंटेन रहेगा। अगर बैटरी के अंदर जो मोटिव फोर्स है, मोटिव फोर्स समझते हो ना, मोटिव फोर्स का मतलब जो चार्ज को पुल करके माइनस से प्लस ले जाता है, वो न हो, वो काम ना करे, तो फिर आपका ये बैटरी 5 वोल्ट का नहीं रह जाएगा, धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, बैटरी के अंदर का मोटिव फोर्स हमेशा बना रहता है। हाँ, बैटरी कोई तोड़े फोड़े नहीं, तो फिर ये बैटरी 5 वोल्ट की बनी रहती है। ये 5 वोल्ट चार्ज का फ्लो हो जाने से, न्यूट्रलाइज हो जाने से कम होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि मोटिव फोर्स वापस चार्ज को ए से बी पहुंचा जाता है। यही मोटिव फोर्स का ही शार्ट में नाम ईएमएफ रखा गया है। ये मोटिव फोर्स किसको फ्लो करा रहा है, इलेक्ट्रो वाला है ना, मतलब चार्ज को फ्लो करा रहा है ना। चार्ज के फ्लो के लिए ये मोटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना। मोटर वहाँ जहाँ आप लगाए थे, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग में पानी पहुँचाया जा रहा था, वहाँ के पर जो मोटर फोर्स लगा रही थी उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ कोई चार्ज तो का फ्लो हो नहीं रहा था, चार्ज का फ्लो यहाँ हो रहा है। तो ये बैटरी एक मोटर ही है, और इस मोटर ने जो फोर्स लगाया है उसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे, नहीं लॉन्ग में कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट में ईएमएफ कह देंगे। ठीक, तो इसका आंसर आप चाहे तो फार्मूला वगैरह लगा के कर लो, चाहे समझो कुछ नहीं, बस एनर्जी है वही दाएं बाएं हो रही है। 10 जूल की एनर्जी पहले बैटरी के अंदर जो व्यक्ति था उसके मोटिव फोर्स की वजह से लगी चार्ज को ए से बी तक लाने में, और फिर ये जो 10 जूल की एनर्जी है जब चार्ज इधर आया तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। फिर चार्ज इधर आया क्यों, क्योंकि बैटरी के मोटिव फोर्स ने 10 जूल का वर्क किया, और फिर ये चार्ज इधर आया तो 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी आई। मतलब वर्क देन काइनेटिक एनर्जी, वर्क देन काइनेटिक एनर्जी, वर्क देन काइनेटिक एनर्जी, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कुछ आपको धीरे धीरे कहानी पकड़ में आ रही होगी। इस कहानी में हल्का से एक लूप होल है, बस उसे डिस्कस कर लो, क्योंकि अभी जो हम आपको बता रहे हैं उसमें एक नुकसान है। उसमें एक नुकसान ये है कि यहाँ पे जैसे ये चार्ज पहुँचा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से आपके मन में हो सकता है आ रहा हो कि ये इसमें प्लेट में जाके हिट करेगा, प्लेट में छेद वेद हो जाएगा, बैटरी टूट फूट सकती है। कुछ हद तक ये चीज़ें सही भी हैं आपके दिमाग में जो आ रही हैं, लेकिन इसको आप दूसरे प्रकार से प्रेजेंट करिए कि विल चार्ज एक्चुअली गेन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब सी से डी तक ये जो चार्ज का मूवमेंट हुआ है, चार्ज आपका प्लस से निकल के माइनस पे आया है, इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन होना चाहिए, लेकिन क्या असलियत में होगा? इसमें हम उस प्रश्न का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो कई साल पहले एक बच्चे ने पूछा था। वो बड़ा अच्छा प्रश्न था कि सर अगर किसी वायर में रजिस्टेंस ही ना हो तो क्या होगा। ये हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, अभी तक वायर में रजिस्टेंस मान ही नहीं रहे थे। वायर के अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन या यहाँ जो भी चार्ज को फ्लो एज्यूम कर रहे हो, उसको आगे वो ले जाने में कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब अगर कोई पूछे बच्चा आपसे या टीचर कि रेजिस्टेंस ना हो तो क्या होगा, तो फिर वायर में जो चार्ज फ्लो करेगा वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, लेकिन असलियत में वायर में रेजिस्टेंस होता है। इसके अंदर
और भी पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। हेडिंग रहेगी रेजिस्टेंस। अभी लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ लो कि उन पार्टिकल से जब ये चार्ज मोशन वाला पास होता है तो टकराते टकराते आगे जाता है। तो टकराते टकराते आगे जाता है तो जो भी उसकी डे बाय डे स्लोली स्लोली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती है, बढ़ने नहीं पाती है। मतलब अगर इसमें रेजिस्टेंस ना होता तो ये जो चार्ज है लेफ्ट में अगर 0 जूल से चला, राइट में 10 जूल पे पहुंचेगा अगर रेजिस्टेंस ना होता तो। लेकिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जितनी एनर्जी यहाँ पर लिए होगा 1 मान लो, चाहे आप कुल मिला के जितनी एनर्जी यहाँ मान करके आप चल रहे हो, यहाँ उतनी ही एनर्जी मिलेगी अगर रेजिस्टेंस है तो उस बच्चे के सवाल का जवाब क्या है? अगर वायर में रेजिस्टेंस ना हो तो क्या होगा? ये चार्ज जो फ्लो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, और रेजिस्टेंस होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं होने पाएगा। अब कोलिजन या अंदर रेजिस्टेंस होने से ये 10 जूल की जो काइनेटिक एनर्जी गेन होनी थी वो अब नहीं होगी। फिर अगला सवाल आ जाएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी 10 जूल की हमको यहाँ गेन हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये कोलिजन अंदर जो पार्टिकल से हुए हैं उसकी वजह से 10 जूल का जो गेन होना चाहिए था नहीं हुआ है। मतलब अब हमें 10 जूल का नुकसान हो गया है। इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये ससुरा 10 जूल गया किधर। भाई बैटरी के अंदर बैठा आदमी या उसके अंदर का मोटिव फोर्स 10 जूल एनर्जी दे के चार्ज को ए से बी पहुंचा दिया, चार्ज को बी पे खिसका दिया 10 जूल का एनर्जी दे के। अब सी पर चार्ज आया, मान लो कुछ एनर्जी लिए हुए है, ठीक। बी पर उसकी एनर्जी 10 जूल बढ़ जानी चाहिए थी अगर यहाँ कोलिजन ना होते तो, लेकिन कोलिजन हुए तो 10 जूल जो बढ़ जानी चाहिए वो नहीं बढ़ी, तो गई कहाँ? ये आप सोचो। शायद हमने इसको अभी नहीं आगे पूछा है, हालांकि कहीं लिखा ही नहीं, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। थिंक, आंसर अभी नहीं लिखूंगा। थिंक आपको सोचना है कि ये एनर्जी का जो लॉस वायर में हुआ है 10 जूल का, गया किधर है। अब यहाँ पर इनको रीड करिए। बैटरी के बारे में फिर बता रहे हैं, 75 डेफिनेशन हो गई है बैटरी की, सारी आपको समझ में धीरे धीरे आ ही रही होंगी। एक बार फिर से देखो, लिखा है इन्होंने कि बैटरी इज एन एलिमेंट ऑफ द सर्किट दैट इंश्योर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। क्या मीनिंग है इस बात का? बैटरी भैया वो एक डिवाइस है जो अपने टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे यहाँ 5 वोल्ट था तो उसको बना के रखती है। ऐसा नहीं कि वो चार्ज फ्लो बैक होकर के आया, ये वाला सर्किट देख लो, ऐसा नहीं कि चार्ज फ्लो बैक होके आया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस और माइनस आके मिल जाएंगे ना, इसके अंदर का आदमी फिर से वर्क कर देगा, ये 5 वोल्ट का डिफरेंस बना ही रहेगा। तो बैटरी लिखा है डेफिनेशन, एन एलिमेंट दैट इंश्योर कांस्टेंट पोटेंशियल। ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कि बैटरी की ड्यूटी है कि अपने टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेंटेन करके चले, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी कहा जाता है। अब इसमें कभी कभी परेशान करने वाली बातें होती हैं। ईएमएफ कि अगर कोई यूनिट पूछे, अभी बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए कभी कभी चतुराई करता है एग्जामिनर, पूछेगा यूनिट ऑफ ईएमएफ को पूरा लिखेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो बिल्कुल छोटा सा लिखेगा कि रीड में ही ना है, मोटिव छोटा सा लिखेगा रीड में ही ना है, और फिर फोर्स को कर देगा बड़ा, इज नंबर 1 न्यूटन, नंबर 2 वोल्ट। अब जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है वो सोचेगा भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या फोर्स, फोर्स ये तो न्यूटन होता है ना, तो फिर वो इसको टिक कर देगा, गलत हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये जो फोर्स वर्ड है ये क्वांटिटी को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, ये बिहेवियर को सिग्निफाई कर रहा है कि ईएमएफ एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉइंट शुड बी नोटेड, पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेंटेन होता है बैटरी के अंदर, जो एक काल्पनिक या इमेजिनरी पर्सन या रियलिटी में जो केमिकल है उसकी वजह से, और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वायर में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। तो ईएमएफ यहाँ पर समझना फोर्स नहीं है, कन्फ्यूज़न में मत जाइए। बिहेवियर इसका फोर्स के जैसा है, चार्ज के फ्लो को ये फोर्स करता है। वायर में वैसे तो कोई फ्लो हो नहीं रहा था चार्ज का, लेकिन अगर ईएमएफ या बैटरी हम वायर के अक्रॉस लगा दें तो फ्लो होने लग जाता है। तो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस ये
क्या है, एक प्रकार का फोर्स है या इसका बिहेवियर फोर्स के जैसा है जो चार्ज के फ्लो को फोर्स कर देता है इनसाइड द वायर। पहले तो चार्ज नहीं फ्लो हो रहा था, बैटरी के लग जाने के बाद होने लग जाएगा। तो ऐसे सवालों से सावधान रहिएगा जहाँ एग्जामिनर आपके साथ चतुराई करे, आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा हाईलाइट करके दिखाएगा फोर्स, आप सोचोगे न्यूटन, लेकिन नहीं, पूरा पढ़ लेना। यहाँ बात ईएमएफ की हो रही है। ईएमएफ इज काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, सो यूनिट विल बी वोल्ट। दैट्स इट। आगे देखते हैं, हमें लग रहा ख़त्म हो गई कहानी। बस बैटरी में इतना ही था। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन था, एक बार रिव्यू कर लेना पूरा, क्योंकि ये सेक्शन ख़त्म हो गया है। हम आपको बता दें, पहले ही पैटर्न हम लोग के पढ़ने का ये था कि भाई हमें पढ़ना है अल्टीमेटली V बराबर IR, है ना। तो हम पहले पढ़ेंगे V, फिर पढ़ेंगे I, फिर पढ़ेंगे R। तो हमने आज फिनिश कर दिया है V को, कल हम फिनिश कर देंगे I को, फिर बात करेंगे R यानी ओम्स लॉ की। और V हमने पढ़ने के पहले देखा कि चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों को समझने के लिए, तो चार्ज पहले पढ़ लिया था। तो Q V I R ये पैटर्न बन रहा है हमारी स्टडी का। तो Q यहाँ पे फिनिश, I फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्लास विल बी अबाउट I, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। वो रिलेटिवली इजी रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर समटाइम लोगों को समझने या समझाने में दिक्कत इसलिए आती है कि रिगार्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस उनके कंसेप्ट वीक होते हैं। अगर आपने यहाँ पे सोचा हो, जहाँ मैंने थिंक लिखा है, तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ, हीटिंग इफेक्ट। ये भी हमें पढ़ना होगा, ये ओम्स लॉ के बाद पढ़ेंगे। दरअसल यहाँ पे जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसको 10 जूल का काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर कोलिजन होते हैं, वो टकराता है भांति भांति प्रकार के एटम से, तो अपनी गेन हो जाने वाली एनर्जी को लॉस करता चला जाता है, जिसकी वजह से जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट, या आयंस जो होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं। एंड वाइब्रेशन करने से वो वहाँ पे कहा जाता है कि टेम्परेचर वायर का बढ़ गया है। देखा भी होगा आपने कि भाई वो जो आपका बल्ब होता है बहुत देर तक अगर जलता रहे तो फिर वो वायर हीट करता है। तो हीटिंग इफेक्ट में ये हम बहुत डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अभी तो केवल मैंने भूमिका बनाई है ताकि आप अपने दिमाग में इस कहानी को चलाओ दौड़ाओ, सोते समय आपको ऐसी सपने आए तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर जो आपको नहीं समझ में आया है या नहीं आप सोच पाए हैं, जब हम इस हेडिंग को स्टार्ट करेंगे तो सारे डाउट आपके दैट टाइम कवर हो जाएंगे और लंबे समय तक फिर चीज़ें करेक्टली आपके दिमाग में रन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।